डेट है आज 5 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे आज इस क्लास में हम। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना सीड मिनी किट्स प्रोग्राम। सीड मिनी किट्स प्रोग्राम अभी किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? सीड का मतलब आप जानते हो जी, बीज। क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए बीज प्रोवाइड करेगी जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसानों को, फार्मर्स को। किस किस के लिए बीज देगी जी? देखो जी, ये बीज देगी पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए, यानी कि जो दाल दाल उगाने के लिए, और ऑयल सीड होगी जी जो तेल बनता है जिससे ऐसी फसलों से, जैसे मस्टर्ड हो गया जी, मस्टर्ड यानी कि सरसों, तिल हो गया जी, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ऐसी फसलों के बीज दिए जाएंगे। हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए जाएंगे जी। हायर यील्डिंग वैरायटी का मतलब है जी ऐसे सीड्स, ऐसे बीज जिनसे प्रोडक्टिविटी यानी कि यील्ड, यील्ड का मतलब होता है जी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ज़्यादा रहे, पहले से इंक्रीज हो। मतलब पहले अगर एक खेत में 100 kg होता था, उसी खेत में अगर ये सीड, ये बीज लगाए जाएंगे तो इनसे ज़्यादा होगा, 100 से 110 या उससे ज़्यादा। तो इसलिए ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो स्कीम है पूरी सीड मिनी किट्स प्रोग्राम, ये कौन फंड करेगा इसको? पूरा का पूरा जी होली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करेगी थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इस मिशन के अंतर्गत सारा जो पैसा लगाएगी, मनी जो होगा लगाना होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी इसमें सारा पैसा। मतलब अपने खर्चे पे किसानों को बीज प्रोवाइड करेगी जी। इससे बेनिफिट क्या होंगे जी, क्या फ़ायदा होंगे इससे? देखो जी, फ़ायदा तो होंगे। इससे क्या है, जो फार्मर्स के फील्ड में जी न्यू वैरायटी के सीड्स लगाए जा सकेंगे, इंट्रोड्यूस किए जा सकेंगे, जिनसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उत्पादकता। इससे क्या है, बेटर हार्वेस्ट होगी जी और बेटर इनकम होगी। किसानों की आय बढ़ेगी जी, इनकम बढ़ेगी उन्हें, और हार्वेस्टिंग में शायद बेटर होगी जी, मतलब फसलों को काटना। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रूमेंटल फॉर इंक्रीजिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। इससे क्या है जी, देखो सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंक्रीज करने में ये सहायता करेगा, हेल्प करेगा। अब ये सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है जी? ये होता है जी, जैसे मान लो एक किसान एक खेत में पहले कोई सीड बोता है, अब वो खेती कर लेता है जी। मान लो वीट इसने बोया, गेहूँ। अब ये गेहूँ बोने के बाद इसने इसी गेहूँ में से, जो ये उगा रहा है इसी वीट में से, मान लो एक बोरी भर के रख लिया कि जब अगले साल क्या है जी वीट बोने का सीजन आएगा, मैं इसमें से वीट बो दूंगा, इसी में से फसल अपनी लगा दूंगा खेत में, इसी वीट में से जो उगाया था। अब इस बीज को यूज ना करने की बजाय अगर नया सीड खरीदे, नया सीड मार्केट से लेके आया जी, नया बीज, नई वैरायटी का सीड, तो ये हो गया जी, मतलब जो बीज उगाया था, जो पिछली बार उसने गेहूं उगाया था, वीट उगाया था, उसे ना बोने की अपेक्षा कंपेरेटिवली न्यू सीड वो किसान उगाए। तो ये मेजर करते हैं जी सीड रिप्लेसमेंट रेशो को। ये है जी सीड रिप्लेसमेंट रेशो कि मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वाज सोन विद सर्टिफाइड सीड्स इन कंपेरिजन टू द फार्म सेव्ड सीड्स। अगर किसान क्या है जी, जो उसने बीज बचाया है, जो भी गेहूं बचाया है, उसकी अपेक्षा अगर वो नया सीड जो सर्टिफाइड सीड है, गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड कर रखा है, उसे अनुमति दे रखी है बीज को, वो बीज अपने खेत में उगाए, तो उसी रेशो को, मतलब कि न्यू सीड अपॉन में क्या हो जाएगा जी, सेव्ड सीड। तो अगर न्यू सीड उगाए सेव्ड सीड की अपेक्षा, तो उसे बोलेंगे सीड रिप्लेसमेंट रेशो, कि उसने बीज क्या है जी रिप्लेस कर दिया, पुराने बीज से नया बीज बो रहा है अपने खेत में, तो ये होता है सीड रिप्लेसमेंट रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूशन जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फार्मर को फ्री में ये जो सीड है ऑयल सीड और पल्सिस के फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन प्रोवाइड करेगा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बिहाफ से ये करेगी जी। एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये करेगी, एक संस्था है जी। एक नाफेड है जी ये, और गुजरात स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ये तीनों मिलके जी बीज देंगे, किसानों को प्रोवाइड करेंगे जी। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मानसून रेंज इन जून सेप्टेम्बर टू बी 101% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। देखो जी आईएमडी है जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मानसून में कितनी रेन आएगी, कितनी बारिश होगी, ये फोरकास्ट करती है। फोरकास्ट का मतलब है जी भविष्यवाणी करती है कि हाँ इस साल कितनी बारिश होगी। तो इसने जून से सितंबर में मानसून आता है हर साल। मानसून मानसून क्या है जी? विंड, ये विंड, सीजनल विंड मतलब हवा, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं जी। ये हमने अच्छे से कवर किया हुआ है जी। अगर नहीं देखा आपने लेक्चर मानसून के ऊपर, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल से जी, प्री मेंस के लिए आपको समझ आ जाएगा। तो मानसून अभी आने वाला है जी जून से सितंबर में।
तो आईएमडी ने बोला जी, एक डिपार्टमेंट है जो फोरकास्ट करता है रेन के बारे में कितनी होगी, वेदर के बारे में, मौसम क्या रहेगा। तो इसने फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी की है कि इस साल का जो जून से सितंबर में बारिश होगी, मानसून रेन होगी, वो लॉन्ग पीरियड एवरेज है जो उसका 101% रहेगी। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है जी, पहले इसे जानेंगे। देखो जी, लॉन्ग एवरेज पीरियड लगभग अराउंड 88 या 89 सेंटीमीटर रेनफॉल के बराबर माना जाता है, इक्वल। देखो जी, रेनफॉल जैसे सेंटीमीटर में नापते हैं जी, मेजर करते हैं कितना रेनफॉल हुआ। तो ये अगर मान लो जी, ये रहेगा 96 से लेकर 104% के बीच में। तो इस साल यही बोला है कि जो रेनफॉल रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज के 101% रहेगा, और ये आता है बीच में 96 से 104% के बीच में। तो इसे हम नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं। इसकी कैटेगरी डिफाइन की गई है जी, कब नॉर्मल रेनफॉल बोलेंगे, कब एक्सेस रेनफॉल बोलेंगे कि ज़्यादा बारिश होगी, कब उसे बिलो नॉर्मल बोलेंगे। तो ये किसकी कैटेगरी डिफाइन की गई है उसे हम देखेंगे। पहले जानते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है। लॉन्ग का मतलब पता है जी आपको, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए। लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे टाइम के लिए एवरेज, औसत निकालना। को कितना टाइम है जी, लंबा टाइम 50 ईयर का, 50 साल के एवरेज हमने निकाल रखी है जी आईएमडी ने। 1951 से लेके 2001 तक, 1951 से लेके 2001 तक 50 साल की एवरेज निकाली जी। कि मान लो 1951 में कितनी बारिश हुई, मान लो 100 सेंटीमीटर हुई। उसके बाद जी मान लो 90 सेंटीमीटर हुई 1992 में, मान लो 93 में हुई जी 1953 में हुई जी मान लो 85 सेंटीमीटर, और उसके बाद हुई जी मान लो 54 में हुई जी 110 सेंटीमीटर। तो ऐसे जी 50 साल की एवरेज दी हमने, मतलब जितनी भी ये हुई जी, इन सबको जोड़ देंगे, जितनी भी ये हुई 50 साल की, और डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये एवरेज आ गई। एवरेज ऐसी तो निकालते हैं औसत। तो ये लगभग जो 50 साल की एवरेज है हमारे पास, आईएमडी के पास, ये है जी 89, अराउंड 89 सेंटीमीटर, या 88 से 89 सेंटीमीटर के बीच में है जी। 89 सेंटीमीटर मान लो रेनफॉल, इसके अराउंड अराउंड मतलब लगभग 89 सेंटीमीटर की ये एवरेज है। और ये 50 साल की जो एवरेज है रेनफॉल की, बारिश होने की, इसी को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब ये बेंचमार्क रखा जाता है, मतलब एज ए कट ऑफ, कि इससे ऊपर अगर बारिश होगी तो उसको डिफाइन करेंगे जी वो अब नॉर्मल हुई है कितनी हुई है। तो एवरी ईयर इसी बेंचमार्क पे फोरकास्ट करती है जी आईएमडी, कि हाँ जी बारिश कैसी होगी, नॉर्मल होगी या एक्सेस होगी या क्या होगी। तो ये कैटेगरी हैं जी कुछ जो आईएमडी ने डिफाइन की हुई हैं। 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी हैं जी, जिनके बेस पे ये कैटेगरी डिवाइड की जाती हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेस पे। अगर मान लो जी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी कि 89 सेंटीमीटर रेनफॉल है, अगर उससे 110% ज़्यादा होगी रेनफॉल बारिश, तो उसे एक्सेस बोलते हैं जी, एक्सेस रेनफॉल हुई है अभी। अगर मान लो जी 104 से 110% के बीच में रहेगी तो रेनफॉल को बोलेंगे अबव नॉर्मल, समझ रहे हो। और अगर रहेगी बिटवीन 96 से लेकर 104% के बीच में रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज से, तो बोलेंगे उसे नॉर्मल रेनफॉल। अब ये देखो जी, ये कितनी आई है, ये फोरकास्ट की है 101% होगी जी लॉन्ग एवरेज पीरियड का। अब तो ये किसके बीच में आ रही है, 96 से लेके 104% के बीच में, यानी कि नॉर्मल बारिश होगी जी, बिल्कुल नॉर्मल बारिश होगी। और अगर 96% से लेस है जी, अगर 90 से लेकर 96% के बीच में है तो बिलो नॉर्मल बोलेंगे। और 90% से लेस देन होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज के, तो डेफिशिएंट, मतलब बारिश बहुत ही कम हुई है, उसे डेफिशिएंट बोलेंगे। तो ये 5 कैटेगरी हैं जी, ये डिफाइन की गई हैं जो आईएमडी ने। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, यही था इसमें। नेक्स्ट है जी इंडेमनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब पता है जी आपको, उत्तरदायित्व था। जैसे मान लो किसी से आपने कुछ चीज़ ले ली तो आप लाइबल हो उस चीज़ को वापस लौटाने के लिए, समझ रहे हो, ये लाइबिलिटी हो गई। जैसे बैंक ने आपसे पैसा लिया जी, आपने डिपॉजिट किया बैंक में, अपना पैसा आपने बैंक में जमा किया, तो ये डिपॉजिट बैंक के पास लाइबिलिटी है जी, बैंक की, यानी कि बैंक को वापस करना पड़ेगा जब आप पैसे लेने जाओगे। तो बैंक के लिए ये डिपॉजिट क्या हो गया जी, लाइबिलिटी। लेकिन आपके लिए असेट है जी ये डिपॉजिट, जो आपने बैंक में जमा कर रखा है, ये डिपॉजिट पैसा आपका तो असेट हो गया जी, संपत्ति, आपकी तो संपत्ति है। लेकिन जब भी आप मांगोगे वो बैंक को देना पड़ेगा। आप जब भी पैसे निकालोगे जी एटीएम से, बैंक देगा, मना नहीं करेगा। तो इसके क्या है जी, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, मतलब जब भी कोई चीज़ मांगेगा उसकी चीज़ वापस करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ आपकी एसेट की सुरक्षा कर रहा है बैंक, समझ गए। तो ऐसे ही लाइबिलिटी से जी क्या है, इंडेमनिटी क्या हो गई, इंडेमनिटी होता है जी हर्जाना। जैसे मान लो जी आपने किसी के घर पे गए, आपने उसका शीशा तोड़ दिया, तो आप उसका हर्जाना भरोगे कि हाँ भाई आपने इतने का शीशा तोड़ा है,
आप इसके पैसे दे दो, ये होता है जी इंडेमनिटी। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है जी, यहाँ पे किसी का शीशा नहीं तोड़ा है, किसी की विंडो नहीं तोड़ी है, तो यहाँ पे क्या तोड़ दिया फिर। यहाँ पे बात ये है जी, अभी आपको पता कोविड-19 के केस चल रहे हैं और वैक्सीन क्राइसिस चल रहा है जी कंट्री में। वैक्सीन क्राइसिस का मतलब, क्राइसिस मतलब संकट, वैक्सीन का मतलब वैक्सीन संकट। कैसे? क्योंकि वैक्सीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा जी, आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और इतना मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है और लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, तो वैक्सीन क्राइसिस चल रहा है। इसलिए इंडिया ने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम इंडेमनिटी देंगे फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को। इंडेमनिटी का मतलब हर जाना, फॉरेन वैक्सीन मेकर मतलब जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन का मतलब विदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जो, उनको हम हर्जाना देंगे इंडेमनिटी। किस किस कंपनी को देंगे जी हर्जाना? पी फाइजर को देंगे और मॉडर्ना को देंगे। किस बात का हर्जाना देंगे जी? हर्जाना किस बात का देगी गवर्नमेंट? इस बात का देगी जी, जब भी कोई मेडिसिन आती है, जब भी कोई दवाई आती है या कोई वैक्सीन आती है, तो जी इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट का मतलब है जी कुछ बुरे प्रभाव। जैसे मान लो जी कोई दवाई ली आपने, आपने जुकाम करने की दवाई ली, लेकिन मान लो जी उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन आपको कोई और नुकसान कर गया बॉडी में, मान लो जी कोई और बीमारी हो गई। या फिर आपने मान लो जी कैंसर की दवाई ली, आपका कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन आपके क्या है जी कुछ और बीमारी कर गया। या जैसे मान लो जी ऐसे आते हैं ना कि हाइट बढ़ाओ, बहुत से लोग हाइट बढ़ाने के कैप्सूल ले लेते हैं, कैप्सूल ले लेते हैं, तो वो क्या है कभी कभी उनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक पार्ट बढ़ जाता है, मान लो एक पैर बढ़ गया जी, उसका एक पैर छोटा रह गया। अब सोचो एक पैर बढ़ गया एक छोटा रह गया, वो तो लंगड़ा हो गया ना बेचारा। या एक हाथ बढ़ गया एक हाथ छोटा रह गया, एक कान बढ़ जाता है जी, ईयर एक छोटा रह जाता है। तो ऐसे ये साइड इफेक्ट होते हैं जी कुछ दवाइयों के। तो अब क्या है जी, देखो सब दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जी, कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसी दवाई नहीं होती जिसके साइड इफेक्ट ना हो जी, सिवाय आयुर्वेदिक मेडिसिन के। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जी, नेचर से आप लेते हो कोई भी दवाई, तो वो, उसके अलावा जो केमिकल जो दवाई मेडिसिन वैक्सीन कुछ भी है जी, सबके साइड इफेक्ट होते हैं। तो यूपीएससी ने ना जी प्रीलिम में एक क्वेश्चन पूछ लिया था इसी से, कि एक क्या है, एक दवाई थी जी, वैक्सीन थी किसकी, एक क्वेश्चन था जी किसी दवाई से रिलेटेड, तो पूछा था कि ये वैक्सीन जब देंगे क्या इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो जी आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है, वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट ही ना हो, बुरे प्रभाव ना हो, सबके होते हैं। अगर आप उस स्टेटमेंट को काट देते ना तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाता। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है जी। अब हम जानते हैं इंडेमनिटी क्या है जी। देखो जी, अब जब ये फॉरेन वैक्सीन मेकर कंपनी है, जैसे पी फाइजर कंपनी है जी और मॉडर्ना, इनका कहना है कि भाई साहब इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे जी। उसका क्या है, जब भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उस दवाई के कंपनी को हर्जाना भरना पड़ता है, कंपनी को मतलब इंडेमनिटी देनी पड़ती है। जैसे मान लो जी आप हो, हम हो, ए पीपल है, कोई ए पर्सन है, इसने वैक्सीन लगवाई और इसे साइड इफेक्ट हो गए। मान लो जी इसके कुछ और हो गया जी बॉडी में, बॉडी में हो गया जी, मान लो इसने दवाई ली और इससे जुकाम हो गया जी, और जुकाम ऐसा हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहा, ज़िंदगी भर के लिए हो गया। या फिर मान लो जी इसकी डेथ ही हो गई, मृत्यु होगी दवाई लेने के बाद, समझ रहे हो। या कुछ और पैरालाइज हो गया जी, बॉडी पार्ट इसका पैरालाइज हो गया। तो जो भी ये साइड इफेक्ट होंगे जी, बुरे प्रभाव वैक्सीन लेने के बाद, तो कंपनी कह रही है इसका हर्जाना, इसके लिए हम जी पैसे हम नहीं देंगे उस आदमी को, आप गवर्नमेंट देगी जी, इंडियन गवर्नमेंट, तभी हम यहाँ पे देंगे। अब यही इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी, भारत सरकार ने, कि चलो जी भाई साहब यहाँ वैसे ही वैक्सीन क्राइसिस चल रहा है, संकट है, आप क्या जी आप लेके आओ वैक्सीन, हम देंगे हर्जाना, इंडेमनिटी हम देंगे, लोगों को कोई भी नुकसान होगा। अब इससे क्या है, कोविड की जो वैक्सीन है इंडिया में इजीली आ सकेंगे, ईजियर तरीके से। समझ आया, ये पूरा मामला है जी। अभी सीरम इंस्टीट्यूट है जी, ये पहला इंस्टीट्यूट लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट फार्मा कंपनी को बन चुका है जिसने ये कहा है कि इंडेमनिटी, जिसने मतलब मांगी है इंडेमनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। तो क्या है, जो ऑल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इंडियन हो या फॉरेन हो, वो प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। अगर मान लो किसी वैक्सीन से साइड इफेक्ट होंगे तो वो प्रोटेक्टेड है, उनकी रक्षा है, कंपनियों पे कोई आरोप नहीं लगेगा, उन पे कोई केस नहीं फाइल होगा कि हाँ इस पर्सन को साइड इफेक्ट हो गया आप पैसे दो। अब इसके कौन देगा, सरकार देगी जी, भारतीय सरकार। इंडेमनिटी क्लाउज होती क्या जी, यही है जो हमने समझा। सिंपल टर्म में अगर बोलें, इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट ए लॉस और अदर फाइनेंशियल स्टेट्स, मतलब ये सुरक्षा है जी इंडेमनिटी, किसी लॉस के लिए अगर कुछ नुकसान होता है जी, उसके लिए ये सुरक्षा है। या फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है आपको, कोई भी आपकी मान लो पैसे में कुछ खराबी हो जाती है जी आपको, उसके लिए सुरक्षा होती है। जैसे आप सिंपल टर्म में और समझ सकते हो जी, कोई भी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए, मतलब उसे हर्जाना देने के लिए। तो ये कॉमनली जो एक होते हैं ना इंडेमनिटी के क्लाउज, ये इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा होते हैं जी। इंश्योरेंस सेक्टर, मान लो जब आप बीमा कराते हो जी, बीमा तो बीमा इसलिए तो कराते हो इंश्योरेंस,
हिंदी में बीमा बोलते हैं जी इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस कराया जी आपने, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपका बीमा करेगी, आप क्या जी हर साल या हर महीना प्रीमियम भर रहे हो, जो किस्त भरते हो ना जी इंश्योरेंस की, उसे प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं जी। इंस्टॉलमेंट जो हर महीने या हर साल की इंस्टॉलमेंट होती है जी, उस इंस्टॉलमेंट को प्रीमियम बोलते हैं अगर इंश्योरेंस आपने लिया है तो इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम भर रहे हो जी, तो इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी देती है ना आपको। जैसे मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, आपको मान लो कोई बीमारी होगी, आपको मान लो जी कैंसर हो गया, जितना भी इलाज का खर्चा आएगा ये कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो ये इंडेमनिटी तो दे रही है हर जाना। तो मोस्टली ये इंडेमनिटी का क्लाउज इंश्योरेंस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जाता है। तो ये अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है जी, यही क्या है, किसी भी सिटीजन को कोई भी साइड इफेक्ट होगा तो ये देगी जी। अब एक टर्म होती है जी ब्रिजिंग ट्रायल। अब ये जो कंपनी है जी, इन कंपनी ने ये भी कहा है कि जो ब्रिजिंग ट्रायल है इससे इससे भी हमें मुक्ति दो, इससे भी हमें रिलैक्सेशन दो, रिलैक्सेशन दो, मुक्ति दो, छूट दो। अब ये ब्रिजिंग ट्रायल होता क्या है जी, क्यों मांग रही है कंपनी? देखो जी, जब भी क्या है कोई दवाई, अब ये पी फाइजर और ये मॉडर्ना, पी फाइजर और ये मॉडर्ना जो कंपनी है जी, जिन्होंने वैक्सीन बनाई है कोरोना की, अब क्या है, ये कंपनी इंडिया की तो है नहीं जी। अब इन्होंने जिस कंट्री में ये दवाई बनाई है वहाँ पे लोगों पे ट्रायल करके देखा, मतलब उन पे जी ट्रायल करने का मतलब है लोगों को लगा के देखी वैक्सीन वहाँ पे कारगर हो रही है वहाँ के लोगों पे या नहीं, काम कर रही है नहीं। हाँ, वहाँ के लोगों पे काम कर रही है। अब देखो जी, सारे लोग एक ही नस्ल के थोड़ी ना, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रेस के हैं। अब इंडियंस अलग हैं, ब्रिटेन के लोग अलग हैं। अब यहाँ पे मान लो जी वो आए दवाई बाहर की कंपनी की, अब यहाँ के लोगों पे उसके क्या इफेक्ट रहेंगे ये थोड़ी ना पता लग सकता है। तो उसके लिए जैसे मान लो जब भी किसी फॉरेन कंपनी से जी, विदेशी कंपनी से कोई दवाई या वैक्सीन मंगाते हैं तो उसका ट्रायल करके देखते हैं, यहाँ भी कुछ लोगों पे ट्रायल करके देखते हैं कि हाँ हमारे लोगों पे, इंडियंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, उसके बाद फिर उसे पब्लिकली अलाउ करती है गवर्नमेंट। लेकिन इसी को बोलते हैं ब्रिजिंग ट्रायल, मतलब यहाँ के लोगों पे ट्रायल करके देखना, लोकलाइज क्लिनिकल ट्रायल की जाती है, जिससे डेटा जनरेट किया जाता है कि हाँ इस फॉरेन मेडिसिन का या वैक्सीन का इंडिजिनस जो पीपल है हमारे भारतीय लोग, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक में आने से पहले इस दवाई का ये ट्रायल किया जाता है। तो अब इससे ये कह रहे हैं जी, मतलब ये देखते हैं इसमें भी इस दवाई लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इस मेडिसिन का हमारे लोगों पे, समझ रहे हो? तो यही ब्रिजिंग ट्रायल होती है। अब ये फॉरेन कंपनी कह रही है भाई साहब जब आपने इंडेमनिटी भी दे रहे हो तो इस ब्रीजिंग ट्रायल को भी आप रिलैक्सेशन दो, हमें रिलैक्सेशन मांगिए, छूट कि इसे भी मत करने दो, आप डायरेक्ट लगाओ लोगों को, ये कहना है जी इनका। क्योंकि अब क्राइसिस चल रहा है, वैक्सीन कम हो रही है और केस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोगों को लगाओ आप। अब कोई और एक्सेप्शन भी है जी इंडेमनिफिकेशन के, मतलब मान लो ऐसा कोई छूट है, एक्सेप्शन है कि किस केस में गवर्नमेंट को, सरकार को, जिसने ये पीड़ा उठाई है कि हम देंगे हर जाना, किसी को नुकसान होगा, साइड इफेक्ट होगा, क्या कोई छूट भी है अगर कि गवर्नमेंट चाहे तो उसे देगी भी ना, हर जाना ना भी दे, क्या ऐसी कंडीशन भी है? जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन है जी ऐसी। कैसी कैसी कंडीशन है? देखो जी, अगर पर्सन, आपको दी गई जी वैक्सीन, आपने कोई नेग्लिजेंस दिखाई है, ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस का मतलब है जी लापरवाही, केयरलेसनेस, आपने कोई लापरवाही दिखाई वैक्सीन लेने में, मान लो लेट वैक्सीन लीजिए आपने, या कोई एक लीजिए, एक महीने में मतलब 2 डोज देनी थी आपको, एक लीजिए आपने अब मान लो 1 तारीख को, और आपको विद इन 15 या 30 डेज दूसरी डोज लेनी थी वैक्सीन की, आपने लापरवाही दिखाई, आप 30 डेज में नहीं आई जी, आप आए 40 डेज में या 45 डेज में। अब जो भी साइड इफेक्ट होंगे ना जी, आपको उसका हर्जाना खुद देना पड़ेगा, सरकार फिर नहीं देगी, क्योंकि ये आपकी गलती है। अब नेक्स्ट छूट है जी, सरकार कब नहीं देगी, इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, आपने जी गलत तरीके से प्रोडक्ट को यूज किया है। मान लो जी लगनी थी आपको एक वैक्सीन 2 डोज लगनी थी जी, और मान लो जी आपने 2 डोज की बजाय 3 डोज ले ली, या एक ही डोज ली या 4 डोज ले ली, तो गलत तरीके से आपने यूज किया प्रोडक्ट का, तब भी सरकार नहीं देगी। नेक्स्ट है जी बैड फेथ फेलियर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन इन दी एग्रीमेंट, अगर कोई समझौता हुआ है जी, आपने फेल हो गए उसे कंप्लाई करने में, तब भी गवर्नमेंट हर जाना आपको इंडेमनिटी नहीं देगी। तो ये कुछ कंडीशन है जी जिसको गवर्नमेंट को छूट मिलती है, जिनके कारण जब आपको इंडेमनिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। तो यही था जिसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नॉर्म्स फॉर एम्प्लॉइंग रिटायर्ड ऑफिशियल डिफाइंड। जैसे मान लो जी कोई ऑफिसर, आप आईएएस आईपीएस बनोगे जी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप मान लो आप रिटायर हो जाते हो, आप ऑफिसर की तरह रिटायर हो जाते हो, तो आपको दोबारा से, मान लो सरकार के जो कर्मचारी हैं, पहले ही कमी चलती रहती है ना, मान लो कहीं पे जरूरत है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, भर्ती नहीं हो पा रही है जी, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम में क्या है, ये क्या है जी, मतलब प्रोसीजर तैयार किया है सीवीसी ने। सीवीसी क्या है जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक कमीशन है जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, जो क्या है जी करप्शन के रिगार्डिंग काम करती है। मतलब
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए काम करती है। अब इसी ने एक प्रोसीजर तैयार किया है कि जो भी मान लो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कोई रिटायर हो चुका है जी, और उसको मान लो हम नौकरी पे रखना चाहें परमानेंटली या टेम्परेरी रूप से, दोबारा से नौकरी पे रिटायर होने के बाद भी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये प्रोसीजर तैयार किया है सीवीसी ने। अब प्रोसीजर देखते हैं जी। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अभी डिफाइन किया है जी प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर किसी को भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या कंसल्टेंसी बेस पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेंगे जी, मतलब कुछ समय के लिए मान लो उसे हायर करना चाहें, जॉब देना चाहें, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में मान लो कमी चल रही है जी कर्मचारियों की, और जो रिटायर ऑफिसर हैं जी वो ऑलरेडी रिटायर होकर गए, उन्हें काम करना आता है, तो ये देखेंगे कि उन्हें दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बुला लिया जाए। तो इसके लिए प्रोसीजर बताया जी। प्रोसीजर क्या है जी, ये प्रोसीजर का मतलब है जी क्या तरीका होना चाहिए उन्हें नौकरी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिटायर्ड ऑफिसर को। तो एप्लीकेबिलिटी क्या होगी जी, क्या क्या मतलब एप्लीकेबिलिटी होगी, देखो जी ये है, जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट होगा रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विस का, ऑल इंडिया सर्विस में आती है जी आपकी IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आता है जी आपका IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है जी, याद रखना, विदेशी सर्विस नहीं है, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट। ये 3 सर्विस जी ऑल इंडिया सर्विस में आती है। इनका कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है जी, या फिर ग्रुप ए का कोई ऑफिसर है जी सेंट्रल गवर्नमेंट में, या उनके और कोई ऑर्गेनाइजेशन में जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करती है, कंट्रोल करती है, तो क्या है उससे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ेगा जी। विजिलेंस क्लियरेंस का मतलब है जी, जैसे मान लो आप एक स्कूल छोड़ के जी, मान लो आप ए स्कूल में पढ़ते हो 10th क्लास तक, आप फिर 11th क्लास में दूसरे बी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जब ए स्कूल से जाओगे जी आप, तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना आपको, यहाँ के प्रिंसिपल आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे, और फिर ये बी स्कूल मानता है, इसे करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। ये इसलिए लेते हैं जी, ये बी स्कूल के देखना चाहता है कि आप पहले स्कूल में रहे तो आपका करेक्टर कैसा था, कैसा चरित्र था, आप किसी को मारते पीटते तो नहीं थे, या कुछ स्कूल का या किसी बच्चे का नुकसान तो नहीं करते थे। तो ऐसे आपका पूरी डिटेल ली जाती है जब आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हो, या किसी कॉलेज में भी लेते हो जी स्कूल से निकल के। तो ऐसा ही सिस्टम कुछ ये जी, एक तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जी ये, कि आपने जहाँ पे जॉब की थी नौकरी, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था से आप लेके आओगे जी सर्टिफिकेट, वो संस्था आपको सर्टिफिकेट देगी, और फिर रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है जी, समझ गए आप। तो अगर मान लो जी रिटायर्ड ऑफिसर ने एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था 10 साल पहले रिटायर होने से पहले, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्टिफिकेट लेके आएगा जी, विजिलेंस क्लियरेंस, समझ गए। ये कम्युनिकेशन जी सारी जो भी जानकारी होगी सीवीसी को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लियरेंस की, कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्लियरेंस दी है, क्या क्या लिखा है जी, उसे जब सर्टिफिकेट दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं जी, इस कर्मचारी ने सही काम किया था, हाँ इसे जॉब दे देनी चाहिए, तो सीवीसी को भी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो, उसको भी जानकारी भेजी जाएगी। अगर मान लो जी किसी ने ये ए ऑर्गेनाइजेशन में, ये रिटायर्ड ऑफिसर है जी, रिटायर्ड ऑफिसर, इसने ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था रिटायर्ड होने से पहले, तो इसने क्या जी अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि भाई साहब मुझे विजिलेंस क्लियरेंस दो, सर्टिफिकेट दो कि मेरा कैसा यहाँ पे करेक्टर रहा था, सही काम किया था नहीं किया था, तो इसने भेजी जी रिक्वेस्ट। अगर मान लो जी वो एम्प्लॉयर हैं जो, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम किया था, उसने 15 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर दोबारा से जो रिटायर्ड ऑफिसर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा, और अगर उन फिर भी 21 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो फिर समझ लिया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने विजिलेंस क्लियरेंस दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया जी इसने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉय को, जो क्या है कर्मचारी रिटायर हुआ था, उसको हायर कर लिया जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी। और अगर मान लो एम्प्लॉय जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ नहीं दिया जी इसने 21 दिन के बाद भी, दोबारा पहले 15 दिन दिए नहीं दिया कोई जवाब, 21 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर सारी जिम्मेदारी फिर उस, क्योंकि जो उस कर्मचारी था रिटायर्ड ऑफिसर था, उसको तो नौकरी दे दी गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और जब भी कोई नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार वो एम्प्लॉयर होगा जी, जिसने ये जवाब नहीं दिया था, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी थी। कहने का मतलब समझ गए आप। जब ये रिटायर्ड ऑफिसर जाए, इसको जॉब दीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जॉब दी इसको, अब इसने कुछ नुकसान किया ना इस ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें जॉब दी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो अब जो भी नुकसान होगा ना, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एम्प्लॉयर जहाँ से विजिलेंस क्लियरेंस मांगा था ना, जहाँ पे पहले जॉब करता था, क्योंकि इसने विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया था, तो अब इसका जिम्मेदार ये भी होगा जी, ये एम्प्लॉयर, समझ गए हो, अगर इसने नहीं दिया तो इसलिए क्या जी इसको भी एक तरह से लायबल बनाया गया कि ये भी हाँ पूरा विजिलेंस क्लियरेंस दे उसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में मांगा गया है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है जी ऐसे रूल्स की,
अब ऐसे रूल्स जो बनाए सीवीसी ने, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी है? देखो जी, इसलिए पड़ी है क्योंकि आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं उनको हायर किया जाता है, तो उनकी क्या है जी, पहले से कंडीशन पता हो और एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो, इसलिए ये प्रोसीजर लेके आया गया, एक ही प्रोसीजर हो, ताकि ये सिचुएशन ऐसी है जी, अगर मान लो किसी के बारे में कोई कंप्लेंट है अननेसेसरी, तो क्या है, अगर मान लो किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, रिटायर्ड ऑफिसर है जी, अगर किसी के बारे में जानकारी ना हो तो क्या है, अगर उसे हायर कर लिया जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिसर में, तो क्या है वो मान लो कोई उस पर आरोप लग सकते हैं कि वो फेवरेटिज्म करे। फेवरेटिज्म का मतलब जी किसी का पक्ष ले, मान लो अपने ही किसी भाई को या किसी अपने ही रिश्तेदार को मान लो जॉब दे वहाँ पे जहाँ पे वो लगा हुआ है, सिफारिश लगाए, तो ऐसे केस ना देखने को मिले, वो फेयरनेस की तरह अपने प्रॉबिटी से, ईमानदारी से अपनी नौकरी करे, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है, विजिलेंस क्लियरेंस, इसलिए प्रोसीजर तैयार किया सीवीसी ने। अब ये सीवीसी क्या जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1964 में बनाई गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे? ये जी एक कमेटी बैठी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमेटी बैठी थी, जिसके हेड अध्यक्ष थे के संथानम। तो इनके नाम पे इस कमेटी को बोला जाता है के संथानम कमेटी। इन्होंने सिफारिश की थी, यानी कि एडवाइस दी थी, रिकमेंडेशन की थी कि ऐसी कोई बॉडी बनाई जाए जिससे हमारे देश में भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोका जा सके। तब ये बॉडी बनाई जी 1964 में। लेकिन तब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जी, जब बनाई थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जी एक रिजोल्यूशन पास कर दिया था, उसके बेस पे बना दी थी। लेकिन बाद में 2003 में एक एक्ट बना दिया जी, कानून, पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट कर दिया, यानी कि कानून बना दिया, सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003। इसके बेस पे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी कि अब ये सांविधिक संस्था जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक्ट बना दिया गया जी बाद में। लेकिन तब बनी थी, तब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ये याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट में ऐसे दे के पूछ लेता है कि जब सीवीसी बनी थी ये ओरिजिनली स्टार्टिंग से ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्या? उसका जवाब हो जाएगा नो, गलत, क्योंकि स्टार्टिंग से ये नहीं थी जी, स्टार्टिंग से नहीं थी, 2003 में बनाया था इसे स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसमें क्या है जी, इसको कंट्रोल कौन करता है? देखो जी, ये कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर काम नहीं करती सीवीसी, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करती, इंडिपेंडेंस होती है। ये ओनली रिस्पॉन्सिबल टू तो पार्लियामेंट होती है जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होती है, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करती है जी? अपनी ये रिपोर्ट तैयार करती है ना, कितने देश में हमारे कितने भ्रष्टाचार के, करप्शन के केस हुए, एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है जी, हमारे राष्ट्रपति को। ये जो सीबीआई है जी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका पहले नाम हुआ करता था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो इसकी ऊपर भी सुपरिंटेंडेंस करती है जी, मतलब कंट्रोल करती है सीबीआई को। मान लो जी इसे इंस्पेक्शन करानी हो, कोई केस दर्ज हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, कोई केस आया जी सीबीसी के पास, मान लो कोई भ्रष्टाचार का केस है, पुलिस के पास केस आया, तो सीबीसी डायरेक्ट कर सकती है सीबीआई को, इसको आदेश दे सकती है कि हाँ इसकी जांच करो आप, तो सीबीआई के ऊपर ये सुपरिंटेंडेंस की तरह काम करती है सीवीसी। और हर सप्ते जी, हर सप्ते साल में, हर साल में एक सप्ताह जी विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तरह मनाया जाता है जी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इसे हिंदी में बोलते हैं जी सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? हर साल अक्टूबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है जी, जब सबसे आखिरी सप्ताह होता है अक्टूबर महीने में। और ये जब खत्म होता है जी, अक्टूबर 31 अक्टूबर आता है, 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम हर साल नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस। ये क्या है जी? देखो जी, अभी 8वीं कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग हुई है इसकी, ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस की, ये इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है, इसकी मीटिंग होनी थी, कब होनी थी? 3 से 7 मई 2020 में होनी थी जी, जर्मनी के बर्लिन सिटी में। लेकिन ये हो नहीं पाई, आपको पता जी कोविड-19 चल रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो पोस्टपोन कर दी। और ये अभी रिसेंटली हुई है जी, अभी अभी फिलहाल हुई है वर्चुअली का मतलब है जी इंटरनेट पे हुई है। लास्ट ईयर तो कैंसिल कर दी थी कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, अब हुई है ये। तो ये इंटरनेशनल जो नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है क्या जी? देखो इसको सेटअप किया गया था जी, बनाया गया था 2003 में, फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट इसका 2003 में किया गया था। किसके स्पॉन्सरशिप में? स्पॉन्सरशिप का मतलब ये सपोर्ट किया था, किसने किया था? ये स्कोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, और एक आईजीबीपी, ये स्कोप की फुल फॉर्म है जी, साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसने सपोर्ट किया था इसे बनाने में। और एक है जी इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम,
ये 2 प्रोग्राम थे जी, ये 2, एक कमेटी और एक प्रोग्राम, इसने सपोर्ट दिया था इसको इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस को बनाने में। अब इसमें जी ये देखो एक ट्राइएनियल इवेंट है जी, मतलब इसकी हर 3 साल में एक बार मीटिंग होती है जी, कॉन्फ्रेंस होती है, ये इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस की, समझ गए। हर 3 साल में एक बार होती है जी इसकी, और इसमें पूरे वर्ल्ड से जी साइंटिस्ट भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसकी मीटिंग में। इस पे ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, इंडस्ट्री पे, ट्रैफिक पे, सॉइल पे, वाटर पे या एयर पे, मतलब मिट्टी पे जी, एग्रीकल्चर में, आपके पानी पे, हवा में नाइट्रोजन के क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या बैड इम्पैक्ट, बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, ये देखा जाता है इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि साइंटिस्ट वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी कॉन्फ्रेंस में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट, एम, लक्ष्य, आपका क्या टारगेट है जी इस ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस का। देखो जी ये है, इससे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जी, जो पॉलिसी बनाते हैं, और जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर होते हैं, वो क्या है, उन्हें एक आइडिया मिल जाता है जी कि वो नाइट्रोजन का फ्यूचर में कैसे मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि जो रिएक्टिव नाइट्रोजन होती है, देखो जी हवा में भी नाइट्रोजन होती है, हमारे ऑक्सीजन, मतलब जैसे ऑक्सीजन होती है ना वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, ऐसे नाइट्रोजन भी होती है, आपको पता ही होगा। लेकिन वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो मोस्टली इनर्ट होती है जी, इनर्ट गैस, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है जी उदासीन, उदासीन का मतलब है जी ये किसी से, मतलब उदास नहीं रहती है, नाराज नहीं होगी किसी से। उदासीन का यहाँ मतलब है जी इनर्ट गैस कि ये रिएक्शन नहीं करती जी किसी गैस के साथ, ये अपना अकेले रहती है, रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव रहती है। तो अगर मान लो, लेकिन कुछ ऐसी होती है जी जब रिएक्टिव हो जाती है नाइट्रोजन, जब रिएक्शन करती है, तो इस रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस का कैसे प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए साइंटिस्ट को जी, देश को, सभी कंट्रीज को एक आइडिया मिल जाता है इससे। यही ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस का। ये प्रोग्राम जी करंटली इज सस्टेन्ड पार्टनर ऑफ फ्यूचर अर्थ, एक जी प्रोग्राम और है जी फ्यूचर अर्थ, ये चलाया गया था 2012 में जी, फ्यूचर अर्थ। ये भी कुछ साइंटिस्ट वगैरह इन सब ने मिलकर चलाया था जी 2012 में, और इसका टारगेट था कि इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट को, और सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सतत विकास को हासिल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए गोल्स क्या होने चाहिए, क्या एक पाथ होना चाहिए जी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव किया जा सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो फ्यूचर अर्थ नाम से एक प्रोग्राम चलाया था 2012 में, तो उसी का पार्टनर है जी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब इंटरनेशनल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस। अब नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी, यूपीएससी पूछ लेती है कभी कभी ऐसे ऐसे एलिमेंट के बारे में जो न्यूज में रहते हैं। तो नाइट्रोजन देखो जी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है। क्यों? क्योंकि जी आपको पता होगा जब खेती करते हैं किसान, तो उसमें क्या है जी 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं जी, NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं जी, पोषक तत्व जो एक फसल को चाहिए ही चाहिए उगाने के लिए। तो आपको पता है जी नाइट्रोजन भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, वाइटल न्यूट्रिएंट, जो प्लांट के लिए, पौधों के लिए यूज होता है उगाने के लिए। और ये जी एटमॉस्फेयर में भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है जी एटमॉस्फेयर में, अर्थ के वातावरण में। क्योंकि आपको पता है जी वातावरण में 78% लगभग 78% नाइट्रोजन है और 21% लगभग ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन गैस होती है जी, आर्गन का नंबर आता है, वो कितनी है, वो है जी लगभग 0.93% आर्गन। उसके बाद आता जी नंबर CO2 का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है जी 0.03%। ये 0.03% कितनी है जी, ये एक बार UPSC के एग्जाम में पूछ लिया था जी, तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखनी है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है जी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है अर्थ की एयर में, 78% होती है। लेकिन क्या है जी, जो ये नाइट्रोजन होती है या डाई नाइट्रोजन होती है, डाई नाइट्रोजन का मतलब है जी नाइट्रोजन N2 लिखते हैं ना, तो 2 एटम एक साथ जुड़े होते हैं जी। नाइट्रोजन जो पाई जाती है लगभग मोस्टली N2 के फॉर्म में पाई जाती है, 2 एटम एक साथ जुड़े होते हैं, तो इसलिए हम N2 लिखते हैं जी, यानी कि 2 एटम जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के। एटम आप जानते हो, दोबारा मत पूछना। देखो जी जो नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ये अनरिएक्टिव होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट गैस होती है, उदासीन। और ये डायरेक्टली क्या है जी, प्लांट भी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्या है जी, जो एयर में होती है ना वातावरण में, ये N2, इसको डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते। फिर यूज कैसे करते हैं जी, इसे यूज करते हैं जी बैक्टीरिया के हेल्प के थ्रू। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबिया। राइजोबिया क्या करता है जी, ये एक जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं ना, लेगुमिनियस प्लांट होते हैं जी, जैसे हरे पौधे, जैसे कोई दाल की खेती होगी जी, दाल, या मटर वाले पौधे होंगे जी, छोटे छोटे पौधे, ऐसे पौधों को बोलते हैं लेगुमिनियस प्लांट।
तो इन प्लांट के साथ जी ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया राइजोबिया या राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबिया, तो ये बैक्टीरिया होते हैं। ये जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है ये उसको कन्वर्ट करके जो वातावरण में नाइट्रोजन मिल रही है ना एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करके बदल के अमोनिया और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और फिर ये प्लांट इन्हें यूज करते हैं जी अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में, समझ गए। लेकिन ये नाइट्रोजन क्या है जी, कभी कभी पॉल्यूटेंट के रूप में चेंज हो जाता है न्यूट्रिएंट से, मतलब एक प्रदूषक तत्व बन जाता है जो हेल्थ और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है जी, प्रभावित करता है। कैसे करता है जी, देखो जी नाइट्रोजन क्या है, जैसे मान लो एक जितनी लिमिट है जी, एक खेत में जितना नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए यूरिया एक खाद है फर्टिलाइजर, तो किसान यूरिया डालते हैं, लेकिन क्या है जी किसान एक्सेसिव रूप में डाल देते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा डाल देते हैं जी। एक्सेसिव मतलब जितनी खेत को ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा डाल देते हैं नाइट्रोजन। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो खेत के पास कोई वाटर बॉडीज है जी, कोई तालाब है, कोई रिवर बह रही है जी, या फिर कोई ओशियन में ही जी, ये नाइट्रोजन बह के खेत से निकल जाता है जी वाटर बॉडीज में, समझ रहे हो। तो जो इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, व्हीकल से जो भी होता है जी, ये एयर पॉल्यूशन में एक तरह से एयर पॉल्यूशन मतलब एयर को पॉल्यूटेड कर देता है और वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देता है जब वाटर में चला जाता है ये नाइट्रोजन, जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होता है खेतों से, एग्रीकल्चर वैसे या इंडस्ट्री जैसी किसी फैक्ट्री से नाइट्रोजन निकल रहा है, समझ गए इनसे। और जी देखो एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से या फैक्ट्री से जी किसी से भी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस निकल के वाटर बॉडीज में चला जाता है, किसी पानी की बॉडी में जी, तालाब में या रिवर में, नदी में या समुद्र में, इससे क्या होता है जी, इससे एल्गल ब्लूम बढ़ जाता है जी। एल्गल ब्लूम, एल्गी होती है ना जी, एल्गी हरी हरी सी देखी होगी, पानी पे जम जाती है हरी हरी सी, कभी पानी पे देखा होगा आपने ग्रीन ग्रीन सी, वो एल्गल ब्लूम हो जाता है। इससे क्या है, उससे वहाँ के जो जीव वगैरह हैं मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जी और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। और इसी क्रिया को जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की यहाँ पे एक्सेसिव हो जाता है वाटर बॉडीज में जी, ये वाटर बॉडीज है ये, इस वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन फास्फोरस ज़्यादा आ गया जी मात्रा में, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो गई और जीव वगैरह मर गए। इसी क्रिया को बोलते हैं जी यूट्रोफिकेशन। देखो जी यूपीएससी भी पूछ चुकी है कई बार इसको, यूट्रोफिकेशन ये याद रखना जी, इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसमें, देखो जी 80% जो नाइट्रोजन होता है सॉइल में वो यूटिलाइज ही नहीं होता ह्यूमंस के द्वारा। 4/5 होता है जी नाइट्रोजन फीड स्टॉक, जो फीड लाइफ स्टॉक होते हैं जी, मतलब पशु वगैरह या मुर्गी उर्गी ये यूज करते हैं। ओनली 6% ह्यूमंस के लिए बच जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए, जो शाकाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं जी, जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए 6%, और जो वेजिटेरियन होते हैं जी, जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए 20% लगभग पहुंच पाता है जी उनके प्लेट में। देखो ये कितना परसेंट किसके पास जाता है ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसके लिए जी नाइट्रोजन एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, जब इन्वायरमेंट में जाता है तो ये अदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे जी ऑक्सीजन भी है वहाँ पे इन्वायरमेंट में, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जी ऑक्साइड बना लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं जी, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर एक ग्रीन हाउस गैस होती है जी, ग्रीन हाउस गैस यानी कि ये क्या है जी, टेम्परेचर हीट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जी, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको पता है जी इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, और ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो सकते हैं। ग्लेशियर्स जो होते हैं जी, माउंटेन ऑफ आइस, बर्फ़ के पहाड़, वो ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो जी पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत सारे आइलैंड नेशन है, जो राष्ट्र हैं वो डूब जाएंगे और नुकसान होगा जी। क्रॉप कल्टीवेशन जो होती है जो उसके लिए जो खेत वगैरह कम बचेंगे, क्योंकि पानी पानी हो जाएगा सारे खेतों पे, तो खेती कहाँ से करेंगे, तो ये सब नुकसान होंगे जी इससे। तो इस तरह से ये एक पॉल्यूटेंट की तरह जब काम करती है तो ये नुकसान हो सकते हैं जी इससे। नेक्स्ट क्या जी, नाइट्रोजन पॉल्यूशन है जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और भी कुछ इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं जी, प्रभाव पड़ते हैं। जैसे हमने देखा जी वाटर बॉडीज़ पे भी ये क्या जी, वाटर बॉडीज़ में एल्गल ब्लूम हो सकता है, जिसकी वजह से डेड जोन क्रिएट हो सकते हैं जी। डेड जोन वो होते हैं जी पानी में, उनको बोलते हैं डेड जोन। ये यूपीएससी ने जी पूछ लिया था जीएस पेपर 1 में कि डेड जोन क्या होते हैं। डेड जोन होते हैं जहाँ पे जी ऑक्सीजन कम हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, ऑक्सीजन जब कम हो जाता है, जहाँ पे होता ही नहीं है, बिल्कुल कम होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो जब ऑक्सीजन जहाँ पे ना हो जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्लेस को बोलते हैं डेड जोन। वाटर बॉडीज में डेड जोन बोलते हैं जी उस प्लेस को। यहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा यहाँ पे जीव वगैरह मर जाएंगे जी यहाँ पे, तो ये कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है जी इससे। और मान लो जी ये टॉक्सिन
प्रोड्यूस कर सकता है जी हार्मफुल, जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं, या फिर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव, उनके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। फिशरीज वगैरह के लिए, फिश के लिए, मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है, या कोस्टल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी के लिए जी नुकसान हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर को भी जी कंटेमिनेट कर सकता है। ये कंटेमिनेशन का या कंटेमिनेट का मतलब है जी दूषित करना। लगभग यूरोप में जी 10 मिलियन पीपल जी अफेक्ट हो सकते हैं इससे, ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट की जो कंसनट्रेशन है बढ़ जाए तो इससे ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट यानी कि विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है जी। फूड सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है जी। कैसे? मान लो जी जब नाइट्रोजन को ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करेंगे, यूरिया वगैरह एक्सेसिव नाइट्रोजन यूज करेंगे खेत वगैरह में किसान डालने के लिए, तो जो सॉइल न्यूट्रिएंट है ना, जो मिट्टी की उत्पादकता वो कम हो जाएगी जी, डिप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या जी, फसल कम होगी। और जो एरेबल लैंड है जी, जो खेती करने वाली जी अच्छी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो उस पर क्या है जी, नाइट्रोजन की ज़्यादा अधिकता की वजह से पोषक तत्व कम हो जाएंगे और खेती भी कम होगी, और यानी कि एरेबल लैंड का लॉस हो जाएगा जी, कम हो जाएगी जो उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये पढ़ लिया जी हमने, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जब रिलीज होगी तो ग्रीन हाउस गैस है जी, इससे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे जी, दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी श्रीलंका ब्रेसिस फॉर ऑयल स्पिल फ्रॉम सिंकिंग कार्गो वेसल। श्रीलंका ने जी, ब्रेसिस का यहाँ मतलब है जी रेडी होना, तैयार होना। अभी ऑयल स्पिल हो गया जी एक कार्गो वेसल से। कार्गो का मतलब है जी समुद्र में जो वेसल है जी, कोई वेसल का मतलब है कोई भी आपका वाहन, जैसे शिप हो गया जी, पानी का जहाज, वो वेसल है जी। कार्गो मतलब कोई सामान लेके जा रहा था जी शिप, वहाँ से ऑयल स्पिल हो गया जी। ऑयल स्पिल का मतलब है जी, ऑयल का मतलब तेल, स्पिल का मतलब स्प्रेड, सिंपल भाषा में तेल का फैल जाना, समुद्र के पानी पे तेल का फैल जाना, उसे ही ऑयल स्पिल बोलते थे जी, समझ गए। तो अभी सिंगापुर का एक था जी जहाज जिसका नाम था MV एक्सप्रेस पर्ल, यहाँ पे श्रीलंका के पास से जा रहा था जी। यहाँ 20 मई को लोगों को यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया जी, वहाँ से इसमें से क्या जी, लीकेज हो गया इस शिप में से, और पानी पे जी तेल फैल गया, प्लास्टिक पैलेट डिपॉजिट हो गए जी, टन्स ऑफ, बहुत ही अधिक मात्रा में जी। तो ये श्रीलंका के बीच के पास आ गए जी, श्रीलंका के बीच के, श्रीलंका का जो किनारा है जी देश का, वहाँ उसके पास आ गए। श्रीलंका ने जी अभी प्रिपेयर्डनेस किया, तैयारी किया। श्रीलंका का एक डिपार्टमेंट है मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक ये अथॉरिटी है जी, इसने जी श्रीलंका में जो भी ये इंसिडेंट हुए हैं ऑयल स्पिल के लिए अपने आप को रेडी किया है कि इसको कैसे रोका जाए, ऑयल स्पिल को, समझ गए। तो इसलिए ये न्यूज़ में है जी। अब ऑयल स्पिल क्या होता है, वैसे तो हमने जान ही लिया है ऑयल स्पिल क्या होता है, देख लो जी, ये है ऑयल स्पिल। ये जैसे कोई मान लो जी शिप है, जहाज है, इससे तेल बह गया जी, या कोई तेल लेके आ रहा था जी, या इसमें से ही कोई लीक हो गया जी, इसकी टंकी में से तेल फैल गया ओशन पे सारा, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं जी, वो देखेंगे हम क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये। OECD के अनुसार जी, OECD क्या है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 1960s में बनी थी, 1961 में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है ऑयल स्पिल क्या है, ऑयल का डिस्चार्ज होना एक्सीडेंटली या इंटेंशनली। एक्सीडेंटली का मतलब है जी किसी दुर्घटना के कारण ऑयल फैल जाता है समुद्र पे, या इंटेंशनली कोई जानबूझकर ऑयल फैला दे जी, तो इसको क्या है जी, जो वाटर बॉडीज के हैं उसके सरफेस पे, जैसे ये वाटर बॉडी है जी, समुद्र है, इसके सरफेस पे, इसके सतह पे ये स्प्रेड होता है, हो जाता है जी, फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है ये ऑयल। तो ये क्या है जी, इसी को बोलते हैं ऑयल स्पिल। और ये क्या है, इसका एज ए डिस्क्रीट मास होता है जी, इसका मतलब अलग भार होता है इसका, जब ऑयल फैल जाता है भारी होता है ऑयल तो, और ऊपर तैरता रहता है पानी के। इसकी वजह से क्या है, विंड आती है जी, हवा या करंट, करंट का मतलब है जी ओशियन करंट, ओशियन करंट का मतलब है पानी का बहना, समुद्र में पानी का बहना, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन ओशन, तो उसी को बोलते हैं जी करंट, ओशियन करंट। करंट आता है जी, या टाइड आता है आपका, टाइड आता है जी, टाइड, टाइड भी ये होता है जी पानी का भाव, लेकिन वो अलग तरीके से होता है, मून और आपका अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, या अर्थ के और सन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो पानी क्या है जी, पानी समुद्र में कोस्टल एरियाज पे, जैसे ये इंडिया है जी, इंडिया, ये इंडिया जी अपना, इंडिया के कोस्टल एरियाज पे यहाँ पे पानी आ जाए और फिर नीचे चला जाए फिर आ जाए, तो इसको बोलते हैं जी टाइड। तो टाइड की वजह से, विंड की वजह से या करंट की वजह से वो ऑयल वगैरह फैलता रहता है जी पूरे समुद्र में, समझ गए हो। तो ये एक तरह से ऑयल स्पिल क्या है, पॉल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है लैंड को भी, एयर को भी, वाटर को भी, समझ गए हो। तो ये ओशन स्पिल क्या है, ऑयल स्पिल क्या है, ये इसके बहुत इफेक्ट पड़ते हैं जी, प्रभाव पड़ते हैं, वो इफेक्ट क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। एक तो जी इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, जो भी वहाँ पे इकोसिस्टम होता है जी, पर्यावरण वगैरह, वो उसको नुकसान पहुँचा सकता है जी ऑयल स्पिल। कैसे, देखो जी, जो एनिमल या फिश हैं उनको नुकसान हो सकता है जी, ऑयल स्पिल फैल गया जी, फिश के अंदर गया, एनिमल के अंदर गया, मर जाएंगे वो, समझ गए। नेक्स्ट है जी हैवी ऑयल्स में अफेक्ट सेवरल ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को, मतलब ये ऑयल जैसे जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म जीव वगैरह रहते हैं उनके कई सारे फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है,
फीडिंग सिस्टम में जी, खाने में, थर्मो रेगुलेशन में, तो ऐसे जीवों को अफेक्ट कर सकता है ये। और जो और भी लिविंग बींग्स है जी, उन पर भी अफेक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। डायरेक्ट, इन केस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए जी, मान लो इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड हुआ है ऑयल स्पिल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो तब हो सकता है जी। या फिर मान लो जी ड्रिंकिंग जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको, ड्रिंकिंग वाटर को जी पॉल्यूटेड कर सकता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है जी। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑन फ्लोरा। फ्लोरा जी प्लांट एंड ट्रीज वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ता है जी। मान लो जी ऑयल स्पिल जी कोस्टल एरियाज पे जाएगा, कोस्टल एरियाज पे मान लो कोई भी प्लांट एंड ट्री उग रहे हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट जी कोस्टल एरिया के पास होता है, पानी में डूबी होती हैं इसकी जड़ें। या मार्सिस है जी, मार्सिस होते हैं जी, जैसे किसी जगह पे क्या है पानी भरा रहता है और वहाँ पे प्लांट वगैरह भी होते हैं जी, तो उस पर उसे बोलते हैं जी दलदल की तरह होता है जी मार्सिस। स्वैम्प और मार्सिस लगभग एक ही हैं, लेकिन एक में ट्री होती हैं जी और एक में छोटे पौधे होते हैं, इसलिए दोनों में थोड़ा अलग अलग है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, मार्सूज हो या वेटलैंड हो जी, आर्द्र भूमि भी उन्हें बोलते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है जी, वहाँ पे थोड़ा इकोसिस्टम होता है, पानी भरा होता है, पेड़ पौधे से होते हैं, उसे वेटलैंड ही बोलते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी वेटलैंड ही होते हैं जी। या फिर फाइबरस प्लांट है, फाइबरस का प्लांट का मतलब है जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, फाइबरस प्लांट भी, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी फाइबरस प्लांट है। और तरीके भी होते हैं जी फाइबरस प्लांट। या ग्रासेस हैं जी, ये क्या करती हैं ऑयल को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जब ये ऑयल को सोख लेती हैं ऐसे फॉरेस्ट वगैरह, प्लांट ट्रीज वगैरह, तो ये जी डैमेज कर सकते हैं, प्लांट वगैरह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है जी, पशु वगैरह, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है जी ये ऑयल स्पिल। नेक्स्ट है जी मैरिन ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म जीव जंतु रहते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है जी। जैसे वेल्स रहती है जी, एक मतलब एक मछली की तरह होती है जी वेल्स, बड़ी मछली मान लो। डॉल्फिन होती है जैसे, या सील्स या सी ऑटर होते हैं जी, ये इनको नुकसान पहुंचा सकता है जी ऑयल जो स्पिल है। बर्ड पे क्या प्रभाव पड़ सकता है जी, बर्ड पे भी पड़ सकता है, जो पक्षी है उनके नेस्टिंग ग्राउंड को डैमेज कर सकता है। मान लो कोस्टल एरियाज पे आके कुछ बर्ड यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं जी, नेस्टिंग का मतलब है जी प्रोडक्शन, अपने बच्चे पैदा करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गंदा वातावरण है जी, तो वो क्या है जी, वो डैमेज हो सकते हैं जी उनके बच्चे, समझ रहे हो, तो अफेक्ट डाल सकता है उन पर भी। अब जी ये इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल ऑन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ सकता है जी इस ऑयल स्पिल का। इकोनॉमी पर देखो जी ये पड़ सकता है, जो आपके बीचेज होते हैं जी, समुद्र के किनारे या शोर लाइन होती है, वो क्या है जी वहाँ पे टूरिज्म वगैरह आते हैं जी, और भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, कंपनी वगैरह, तो इनको अफेक्ट डाल देंगे जी। टूरिस्ट कौन आएगा जी, जब वहाँ पे गंदा वातावरण रहेगा कौन आएगा, तो इस तरह से जी इकोनॉमी को इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी जो पावर प्लांट होते हैं जी, बिजली बनाने वाली कंपनियां कोई लगी हुई जी, फैक्ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह, तो वो क्या है, यहाँ से जी वाटर, सी वाटर को डिस्चार्ज होता है, इसको यूज करते हैं जी, इसी पे डिपेंड होते हैं। अगर ऑयल स्पिल होगा जी इसमें, तो गंदा पानी होगा, तो उस पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं जी पावर प्लांट पे। नेक्स्ट है जी मेजर ऑयल स्पिल आर फ्रिक्वेंटली फॉलोड बाई द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ कॉमर्शियल फिशिंग। देखो जी जो मेजर ऑयल स्पिल होते हैं जी, तो ये क्या है, इमीडिएट, जैसे मान लो कॉमर्शियल फिशिंग सस्पेंस कर दी जाती है इसकी वजह से, जैसे मान लो यहाँ पे जी मछली उत्पादन होता है समुद्र के किनारे पे, तो इस पर भी इफेक्ट डालेंगे। अब इफेक्ट तो हो गया जी ये, अब मेथड क्या है कि ऑयल स्पिल को जी क्लीन किया जाए, इस ऑयल को रिमूव किया जाए समुद्र से। कैसे, क्या हाथ से साफ किया जा सकता है, इतना बड़ा भाई साहब, इतना बड़ा ये एरिया में फैल जाता है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है साफ़ करना इसे। तो कैसे साफ कर सकते हैं जी इसे, देखो जी कंटेनमेंट बूम्स, इसका मतलब ये जी जैसे ऑयल, ये समुद्र है जी, इतने एरिया में ऑयल फैल गया, अब इसे नहीं रोका गया तो सारे में फैल जाएगा। इसके लिए क्या है जी बैरियर लगा देते हैं, फ्लोटिंग बैरियर, जैसे यहाँ पे बैरियर से लगा दीजिए यहाँ पे। अब ये क्या जी इसी एरिया में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं फैलेगा। अब इसी में जी आगे जाएंगे ऑफिसर वगैरह, कोई भी समुद्र के जी कोस्टल एरिया में जो होते हैं जी, वो इसे साफ करके आ जाएंगे जी, समझ गए। इस तरह से कंटेनमेंट बूम बना देते हैं, फ्लोटिंग बैरियर्स, जिसकी वजह से उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ऑयल स्पिल ज़्यादा एरिया में ना फैले। नेक्स्ट है जी स्कीमर्स। स्कीमर्स होते हैं जी ऐसे कि ये क्या है जी, ऑयल स्पिल ऐसे डिवाइस होते हैं जो सेपरेट कर देते हैं ऑयल को, जो वाटर सरफेस पे ऑयल हो जाता है जी, वाटर को ये क्या अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी सोरबेंट। सोरबेंट ऐसे होते हैं जी, मान लो जब ऑयल स्पिल हुआ तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, इनको मतलब कोई ऐसे मान लो जी, इन्हें ऑयल, जैसे आपने देखा होगा जी पानी फैल गया जी कहाँ पे, आपके फर्श पे पानी फैल गया, अब अगर आप पे मान लो पोछा का कपड़ा डालोगे तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ऐसे ये सॉर्बेंट होते हैं जी कुछ, ये क्या करते हैं जी, अगर इन्हें समुद्र में डाला जाए तो ऑयल को क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर से, तो ऐसे भी इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होते हैं जी, ये केमिकल्स होते हैं जी, केमिकल्स, ये क्या करते हैं जी, जो ऑयल होता है ऑयल, उसको ना तोड़ देते हैं, उसको मिनी ड्रॉपलेट में जी कन्वर्ट कर देते हैं उस सब्सटेंस को, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, ऑयल को, और फिर ये क्या है जी,
ये नेचुरली क्या है, डिस्पर्सन हो जाता है इसका सी में। जैसे मान लो जी, आपने देखे होंगे पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, लीव्स, वो क्या है, कुछ समय पे जमीन पे पड़े होते हैं, कुछ समय पे गल के, कई सालों में गल गल के उनका क्या होता है जी, वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ये काम करता है जी डिस्पर्सन एजेंट। ये जब डाल देते हैं कोई केमिकल्स वगैरह, ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑयल्स को। नेक्स्ट है जी बायो एजेंट। कुछ बायो एजेंट होते हैं जी ऐसे, जैसे कोई एंजाइम हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई जी, या कोई बैक्टीरिया हो गया जी, जैसे एल्कानी वोरेक्स बैक्टीरिया हो गया, या मिथाइलोशीला सिल्वेसिट्रिस बैक्टीरिया हो गया। ये बैक्टीरिया डाल देते हैं समुद्र में, और ये क्या है जी, ऑयल को पी जाते हैं, ऑयल को सोख लेते हैं जी, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी वजह से ऑयल को रिमूव किया जा सकता है, किससे, ओशन से। तो ये बैक्टीरिया आप याद करके रख सकते हो जी, मिथाइलोसिला सिल्वेस्ट्रिस और आपका एल्कानी वोरेक्स बैक्टीरिया। ये किस लिए काम आते हैं, पूछा जा सकता है कि ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खा सकते हैं, सिंपल भाषा में। अब यही थे जी आज के टॉपिक शायद, हाँ जी यही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना जी जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बतानी है जी कौन सी है करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी कि जो जीएसपी सिस्टम है ये क्या है जी, एक टैरिफ सिस्टम है, प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम। इसकी वजह से क्या है, बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं, मान लो किसी कंट्री में जा रहे हैं तो टैरिफ रिडक्शन कर दिया जाता है, मतलब टैक्स कम कर दिया जाता है इसके द्वारा। कोई कंट्री मान लो किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है तो उसके इंपोर्ट पे जी, प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर देती है, टैरिफ कम कर देती है। नेक्स्ट है जी, जो जीएसपी सिस्टम है केवल और केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज किया जाता है, उन पर इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है जीएसपी क्या है, डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर आता है, आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, 1 to 1 ओनली 1 3 या 1 2 3। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जी डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर नहीं है, ये कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आता है जीएसपी सिस्टम। और ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी यूज हो सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों ये दो गलत हैं, हमारा 1 ओनली करेक्ट है जी, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रही है जी, आपको करेक्ट बताना है इसमें भी। कह रही है कि जो रिसेशन है, जब रिसेशन आता है जी इकोनॉमी में, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि फॉल इन ए ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर अकम्पनीड बाई ए डिक्लाइन इन इनकम सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। रिसेशन उसको बोलते हैं जी जब 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में इकोनॉमिक में फॉल आए जी, कमी आ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए और लोगों की इनकम सेल्स और एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी घट जाए। 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर का मतलब है जी, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ पे एक ईयर के 1/4 की बात हो रही है, एक ईयर में 12 साल होते हैं, एक ईयर का 1/4 कितना होगा, 4 या 12 3 महीने, यानी कि एक साल में 3 महीने के 4 क्वार्टर हैं। अगर हर 3 महीने में एक 3 महीना, अगले 3 महीने में इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी और जिसमें इनकम सेल्स और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन घट जाएंगे, तो इसे बोलते हैं रिसेशन। क्या ये सही है, बिल्कुल हाँ जी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब दूसरी आपको बतानी जी, एक मैंने बता दी, ग्रोस वैल्यू एडिड डेटा प्रोवाइड्स ए मेजर फॉर नेशनल इनकम बाय लुकिंग एट द वैल्यू एडिड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोस वैल्यू एडिड एक ऐसा डेटा है जी जो बताता है हमारी नेशनल इनकम के बारे में देता है जी, और ये वैल्यू एडिड जो होती है डिफरेंट सेक्टर में, उसके हिसाब से निकाला जाता है। ये आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो जी दोनों ही सही हैं, दोनों के दोनों ही सही हैं जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो पहली स्टेटमेंट है जी वो बोल रही है जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एजेंसी है, तो इसको हेड कौन करता है जी, इसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। क्या ये सही है। वेटेज ऑफ ईच स्टेट इन जीएसटी काउंसिल इज इक्वल। हर एक स्टेट का जो जीएसटी काउंसिल होती है जी, जिसके हेड होते हैं कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें जो 1/3 जो होती है जी किसकी रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 2/3 इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट की। मतलब जितने भी मेंबर होते हैं जी, वो 1/3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे। तो इसमें कहा गया जो हर एक स्टेट होता है, हर एक राज्य से जीएसटी काउंसिल में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, उनकी वेटेज समान होती है। आपको बताना जी कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। दोनों के दोनों करेक्ट है जी। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को होम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, और ये भी सही है जी, इस स्टेट की जीएसटी काउंसिल में इक्वल वेटेज होती है जी। नेक्स्ट बताना जी आपको करेक्ट स्टेटमेंट। लियोपार्ड्स प्रोटेक्टेड, मतलब स्नो लियोपार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंजर्वेशन एफर्ट लिए, कुछ हमने प्रोग्राम बनाए जी। उस कौन कौन से प्रोग्राम है, जो स्नो लियोपार्ड एक जानवर है जी, जानवर, इसको एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है ये बताना आपको। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, सिक्योर हिमालयाज, हिमल संरक्षक। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 1 2 1 2 3 या 1 3। देखो जी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा जी करेक्ट। ये नहीं देखा तो आपने देख लो जी, ये है स्नो लेपर्ड, देख तो ऐसा रहा जैसे खाएगा। नेक्स्ट है जी आपका, कंट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन द FATF ग्रे लिस्ट में फेस विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमने बहुत बार पढ़ी है जी, कम से कम ना कुछ 15 से 20 बार पढ़ा है जी इसके बारे में, और स्पेशल लेक्चर बना हुआ है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जी।
इसकी ग्रे लिस्ट में अगर ये डाल देती है किसी कंट्री को तो फिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं जी, क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं ये बताना आपको। इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगा देगा जी उस पर आर्थिक प्रतिबंध। इंटरनेशनल ट्रेड उसकी रुक जाएगी, उस कंट्री की रिडक्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल बायकॉट होगा जी, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार करेंगे उस देश को जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है एफएटीएफ के द्वारा। प्रॉब्लम्स इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से लोन लेने में, कर्ज लेने में परेशानी होगी उस कंट्री को। अब आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 1 3 4 1 2 4 या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सारे के सारे उसे कंसिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं जिस कंट्री को, देश को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। आपको पता ही होगा जी G7 इनिशिएटिव के द्वारा ये एफएटीएफ बनाया गया था 1989 में। इंडिया भी इसका मेंबर है, जी हाँ बिल्कुल इंडिया भी इसका मेंबर है। और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये काम करती है जी, आतंकवादी को पैसा ना जाए इसलिए काम करती है ये एफएटीएफ। पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है जी और सालों साल न्यूज़ में रही थी इसलिए क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट है जी काकतीय डायनेस्टी, जो काकतीय वंश था जी इसके बारे में बताना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट। ये डायनेस्टी ने जी रूल किया था 12th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी में, और इसने जो रूल किया था ईस्टर्न डेक्कन रीजन में किया था जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आते हैं। ये काकतीय रूल के अंदर जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं था, कास्ट सिस्टम जाति पर था, मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते थे कास्ट को, जाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस महत्व नहीं देते थे इस रूल में काकतीय डायनेस्टी में। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 2 3 ऑल ऑफ द अबव या सिर्फ दूसरा ही करेक्ट है जी, सारे के सारे और बाकी के गलत हैं। देखो जी सी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही हैं जी। 12th से 13th सेंचुरी में क्या था, आंध्रा तेलंगाना रीजन है जो आज का, वहाँ पे क्या था पहले उसे ईस्टर्न डेक्कन, आज भी ईस्टर्न डेक्कन में ही आता जी। ये जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे इतना रिजिड नहीं था, कठोर नहीं था। सारी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हमने। फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट बताना है जिसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दी गई है। पहला जो सेशन हुआ था जी, मीटिंग हुआ था, अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो उसका जो प्रेसिडेंट था, मतलब प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट था पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का, वो वोमेश चंद्र बैनर्जी था क्या। वोमेश चंद्र बैनर्जी को WC बैनर्जी लिखते हैं जी शॉर्टकट में। जो पहला सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट है जी, जो कदम्बनी गांगुली हैं वो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस सेशन को एड्रेस करने के लिए, मतलब जब भाषण दिया था जी पहली वुमन प्रेसिडेंट थी कदम्बनी गांगुली, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। आपको बताना जी कौन सा सही है, 1 सही है, 2 3 1 3 या 1 2 3। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कलकत्ता में नहीं हुआ था जी पहला सेशन कांग्रेस का, दिसंबर 1885 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। ये कहाँ पे जी संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में जी, ये बॉम्बे में हुआ था जी इस कॉलेज में। और 1885 में हुआ था जी पहला सेशन INSC का, और उसके प्रेसिडेंट पहले वोमेश चंद्र बैनर्जी ही थे। लेकिन कदम्बनी गांगुली फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट नहीं थी जी, बल्कि ये 1890 में जी ये फर्स्ट ग्रेजुएट थी कलकत्ता कॉलेज से जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। अभी भी आपके जैसे अगर कोई गांव वगैरह में रहता है जी, कि एक गांव में कोई एक ही लड़की रह पाती है जिसने ग्रेजुएशन की हो, पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उस टाइम में जी पहली फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी, और इन्होंने 1890 में कांग्रेस के सेशन में अधिवेशन में एड्रेस किया था। लेकिन ये पहली प्रेसिडेंट नहीं थी जी वुमन पहली प्रेसिडेंट कौन थी जी, एनी बेसेंट थी जी, एनी बेसेंट, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में एनी बेसेंट। और लेकिन ये फॉरेन की थी जी एनी बेसेंट। हमारे इंडिया की पूछी जाए पहली फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, वो थी जी सरोजनी नायडू, समझ गए, सरोजनी नायडू थी जी। तो यही था जी आज, हाँ जी यही टॉपिक थे आज के, तो समाप्त।